हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर गणित की यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। बाकी यूनिट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट 6 में क्या है। यहाँ पर देखते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा। इस यूनिट 6 में है कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का हमें अर्थ जानना है और लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ के बारे में हमें पढ़ना है। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं को जानने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की संख्याएं होती हैं। तो हम इसमें सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, जिसमें भी हम संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसी को ही संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहें तो। अब इसमें देखते हैं कि संख्या पद्धति में किस प्रकार के नंबर होते हैं। इसमें होते हैं, पहला होता है वास्तविक संख्या और फिर काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स, परिमेय रेशनल नंबर्स। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब पी वाई क्यू कहने का मतलब है कि इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.143 ऐसे समथिंग कुछ करके और अभी आगे। तो इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। वैसे ही √2, √3। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो पाई एक परिमेय संख्या है। अगर वही हम पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, अगर उसको देखें तो वह एक परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और कहें तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले परिमेय संख्या है प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, एंड भाज्य को हम यौगिक संयुक्त संख्या और इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स और सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। इसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में जितनी भी परिमेय संख्या है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 एन नंबर्स तक, उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑल पॉजिटिव नंबर, जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे, वह प्राकृत संख्या कहलाते हैं। अब दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एन नंबर तक। इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, 1 नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स यहाँ पे है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, इनमें पूर्णांक होते ही चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नंबर हो। जो पूर्णांक संख्या होती है हम उनको कहते हैं जो पूरा अंक हो, एक दशमलव में कोई भी संख्या नहीं हो, चाहे वे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो। अब यहाँ पे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 होती है। अगर वही हो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो -1 होती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट है सम संख्या, इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कोई जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं बच रहा है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब देखते हैं कि 0 को हम किस में रखते हैं, इवन या ऑड नंबर में। तो 0 जो होता है वो इवन नंबर कहें तो सम संख्या होता है, 0 को हम सम संख्या बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 7 हो गया, 6 तो विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है भाज्य संख्या। यौगिक, इसको हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक फैक्टर्स होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। वे संख्याएं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं या अपवर्तक होते हैं वो 2 से अधिक हों, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 संख्या ली, 4 के हमने फैक्टर किए। फैक्टर क्या होते हैं? जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े, फैक्टर होते हैं कि वो नंबर उस संख्या को, जिस संख्या के हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 1 4 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बच रहा है। वैसे ही 2 है जो कि 4 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, वैसे ही 4 है, 4 एकम 4 पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो ये 4 के 3 फैक्टर हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहती हैं? 2 से अधिक उसके फैक्टर होंगे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 का फैक्टर क्या है? 1 है और एक 2 है, तो जो 2 है वो भाज्य संख्या नहीं है। 4 है वो भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 के कितने फैक्टर बनेंगे? पहले तो 1 होगा, फिर 2 से विभाजित हो रही है, 4 से भी हो रही है और खुद 8 से भी हो रही है, तो 8 भी एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वह संख्याएं जो खुद से और 1 से कटे, वह प्राइम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके कम से कम 2 अपवर्तक या फैक्टर्स होते हैं, मतलब इनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वह संख्या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने कुछ संख्याएं ली हैं, जैसे 2 के अगर हमने फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर की, तो 1 आया और 2, ये सिर्फ 2 से ही 2 और 1 इनसे ही कट सकती है, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, तो ये एक अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 से खुद से 5 से और 1 से कट सकती है, ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 3, ये भी प्राइम नंबर है। 7 और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 11 हो गया, 11 सिर्फ खुद से कटता है और 1 से, तो जो संख्या सिर्फ खुद से और 1 से कटे वह प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अब है नेक्स्ट, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर क्वेश्चन में आए कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो हमें लिखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो हमने कोई संख्या ली और उसके हमने गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने के बाद उसके जो गुणनखंड हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब कि जो खुद से और 1 से कटे, वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में 36 लिया, 36 के हमने गुणनखंड किए। सबसे पहले हमने
इसको 2 गुणा 18, 3 गुणा 12 और 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6, इतने नंबरों में ये ब्रेक हो सकती है ये संख्या। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे संख्याएं, ये जो दोनों इसके फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 18 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो सब खुद से और एक से कटें। यहाँ भी 12 कट रहा है, जैसे यहाँ पे 4 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, यहाँ पे 3 भी कट रहा है, 3 से कट रहा है 6, और यहाँ भी कट रहा है। तो हम इससे फिर आगे इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 2, अब 18 को फिर से तोड़ दिया हमने 2 गुणा 9, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये 12 को तोड़ दिया 3 गुणा 4, यहाँ पे 2 गुणा 2 4 और 2 9, यहाँ पे 6 को तोड़ दिया हमने 3 गुणा 2 और गुणा 6। अब इसके बाद हमने जो भी संख्या इसे 9 है, इसको तोड़ दिया हमने 3 गुणा 3, ये को तोड़ दिया हमने। सारी संख्याएं जो है वो प्राइम नंबर्स में तोड़ दी। तो ये जो इसके गुणनखंड आए, ये सारी जो संख्याएं हैं वो प्राइम संख्याएं हैं। तो जो संख्याओं के गुणनखंड प्राइम नंबर तक हम उसके गुणनखंड करें तो वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आया ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, सॉरी 3 गुणा 3, तो ये जो संख्याएं हैं ये किसी से भी नहीं कट रही हैं, सिर्फ खुद से और एक से कट रही हैं। तो ये जो इसके गुणनखंड हुए इस संख्या की, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो इन्हीं को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ऐसे हम और भी संख्याओं के एग्जांपल ले सकते हैं। क्या महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक है। सबसे बड़ा सार्वविभाजक मीन्स जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे सारी संख्याओं की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 2 या 2 से अधिक संख्याएं लेते हैं, उन संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो उन संख्याओं का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित भी करे, तभी वह एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। यहाँ पे हमें मासा निकालना है 20, 28 और 36 का। तो सबसे पहले मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी होती हैं हम उनके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 20 लिया, 20 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे। सबसे पहले तो हमने 2 से किया, 2 दाई 10, 2 से किया, फिर से करेंगे 2 से, 2 पंजे 10। अब हम देखेंगे कि 2 से 5 तो विभाजित नहीं होगा, फिर हम इसके बाद इससे बड़ी संख्या देखेंगे, 3, 3 से भी नहीं हो रहा, फिर इससे बड़ी 4, 4 से भी नहीं हो रहा, फिर किससे होगा 5, तो 5 एकम 5। अब जो संख्याएं इधर यहाँ पे आई 2, 2 और 5, तो इनको गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 5 ऐसे लिख लेते हैं। और बाकी 28 और 36 इन दोनों का भी हम ऐसे ही फैक्टर करेंगे गुणनखंड। फिर उसके बाद सारी संख्याओं को गुणनखंड करने के बाद अब हम इनमें देखेंगे कि जो भी संख्या सबसे बड़ी हो और कॉमन हो तीनों संख्याओं में। तो हमने सबसे पहले देखा कि 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 दोनों में कॉमन है। फिर से देखा, फिर से 2 तीनों संख्याओं में कॉमन है। उसके बाद देखा हमने कि फिर से कोई भी संख्या तीनों संख्याओं में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो 2 गुणा 2, 4 तीनों संख्याओं में कॉमन है और सबसे बड़ी कॉमन संख्या है। 4 से बड़ी कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन संख्या नहीं है तीनों में। तो इसका मतलब 4 जो है इन तीनों संख्या का एचसीएफ या मासा है। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो मासा आता है वो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है या नहीं। जैसे 4 आया इसका मासा HCF, तो 4 को हम इससे इन संख्याओं से भाग करेंगे। तो जैसे 4 20 को भी पूर्णतः काट रहा है, 4 पंजे 20 और 28 को भी काट रहा है, 4 सत्ते 28 और 36 को भी काट रहा है, 4 9 36। इसका मतलब ये इन संख्याओं का कॉमन फैक्टर है। अगर यहाँ पे हम कहें कि हम 2 भी तो ले सकते हैं, 2 भी तो कॉमन फैक्टर है, नहीं 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से बड़ा हमें चाहिए हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा कॉमन हो। तो 2 से बड़ा 4 है यहाँ पे, इससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए हम 4 को कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे और
मासा। नेक्स्ट देखते हैं कि गुणनखंड विधि से महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से मतलब कि जैसे अभी हमने गुणनखंड करके देखा था कि कैसे गुणनखंड किए 20 के, फिर उसके बाद इस सब में कॉमन देखा। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है, वही एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो इसका मासा कितना आया 4, ये होगा गुणनखंड विधि से। अब नेक्स्ट है कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, कि भाग विधि से हम मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो संख्याएं ली, 12 और 38 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जो छोटी संख्या होती है उस संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम, 12 से हमने 38 को भाग देना है तो कितना जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36, 36 आ गया, 3 बार गया। अब यहाँ पे कितना बचा, ये इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 बचा। अब जो ये 2 बचा है इससे भाग देंगे हम इस वाली संख्या को। तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया, ये 2 छक्का 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब जो इसका मासा क्या है, इसका मासा आया 2। मासा कौन सी संख्या आती है, जिस संख्या से भाग देने पर संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे जो 12 है वो पूर्णतः विभाजित हो गया 2 से। तो इसका मतलब 12 और 38 का मासा आएगा 2। अब 2 देख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है या नहीं। जी हाँ, कर रहा है। 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 और 2 नेम 18, इसको भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है और इसको भी। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का मासा बराबर 2। भाग विधि से हम ऐसे निकालते हैं और गुणनखंड विधि से हम संख्याओं के गुणनखंड करके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लघुत्तम समापवर्त या लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स, मतलब कि एलसीएम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें है संख्याओं के समापवर्त कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा समापवर्त ही एलसीएम कहलाता है। मतलब कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, उनके जो मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स है वही एलसीएम कहलाता है उन संख्याओं का। और नेक्स्ट पॉइंट है, संख्याओं का लासा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो। क्योंकि जो भी उन संख्याओं का लासा निकलता है वह लासा उन संख्याओं से अगर हम विभाजित करें तो वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखते हैं कि लासा को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा ज्ञात करना। सो देखते हैं, हमने यहाँ पे उदाहरण लिया कि संख्या 18, 16 और 20 का लासा निकालना है हमें, वो भी अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी हुई है उनके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम कैसे गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे हमने 8 लिया, एक संख्या 8 ले ली हमने। अब इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे सबसे पहले। तो हमने 2 लिया, सबसे छोटी संख्या, 2 चौक 8, फिर से करेंगे 2 से ही, कट रहा है 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 एकम 2। तो इसके जो फैक्टर हैं, जो इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया। ऐसे ही अगर हम 16 के गुणनखंड करेंगे फैक्टर, तो 16 के ये आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 2 की पावर 4। जो भी संख्या आती है जैसे यहाँ पे उनको हम गुणा करके लिख लेते हैं। वैसे ही 20 के किए हमने, तो 20 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 की पावर 2 गुणा 5। अब लासा, जब हम इन संख्याओं के फैक्टर तो कर लिए हमने, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है वो इन संख्याओं में कॉमन है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2, तो 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ सिर्फ इसमें कॉमन है। अब 2 के बाद देखते हैं उससे बड़ी संख्या कॉमन है या नहीं। तो उससे बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे 5, तो 5 किसी में भी कॉमन नहीं, सिर्फ एक में है, इसी में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो है 2 की पावर 3, 2 की वैल्यू 3 बार, और यहाँ पे है 2 की पावर 4, और यहाँ पर है 2 की पावर 2 गुणा 5। तो लासा निकालने के लिए हम जो भी संख्या कॉमन होती है उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसे लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 की पावर 4,
क्योंकि अगर हमने 2 की पावर 4 ले लिया तो 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 भी आ गई और 2 की पावर 2 भी आ गई। उसके बाद देखते हैं उससे बड़ी संख्या जो होती है वो कॉमन होती है, तो फिर उसको ले लेते हैं और उसको भी जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे फिर है 5, तो हमने 5 का 5 लिख लिया। अगर किसी भी संख्या में मानो यहाँ पे होता 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 है, तो हम 5 की पावर 2 को लिखते, क्योंकि 5 की पावर 2 में 5 भी आ गया। सो इसका लासा कितना हो गया, 2 की पावर 4 गुणा 5। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16। 16 गुणा 5, 16 पंजे 80। तो इन तीनों संख्याओं का जो लासा है वो 80 आ गया। अब हम देखेंगे ये जो लासा आया है 80, क्या वो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। तो चलिए देखते हैं। 8 से अगर हम 80 को विभाजित करें तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है 8 80। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बच रहा है। वैसे ही अगर हम 16 से डिवाइड करें इसको तो 16 पंजे 80 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 20 से करें तो 20 चौक 80, 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये इन तीनों संख्याओं का लासा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि लासा निकालने के लिए हम भाग विधि का यूज करेंगे कि भाग विधि से कैसे लासा निकालना सीखते हैं। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया, वही संख्याएं ली हमने 8 16 और 20। अब इनका जो लासा है हम वो भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं उनको लिख लिया 8 16 और 20। अब इन संख्याओं को लिखने के बाद हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे, उस संख्या से इनको काटेंगे अगर कट रही होंगी तो। सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 से देखा 8 भी कट रहा है, 16 भी कट रहा है और 20 भी, तो हमने 2 से काट दिया इसको। 2 चौक 8, 16 को काटा, 2 अट्ठे 16 और 20 को काटा, 2 ढाई 10। अब फिर से देखेंगे कि 2 से ये संख्याएं कट रही हैं क्या, 4 8 और 10। जी हाँ, 2 से कट रही हैं, 2 से काटेंगे फिर हम। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब फिर देखेंगे 2 से कट रही हैं, हाँ 2 4 कट रही हैं 2 से, लेकिन 5 नहीं कट रहा, तो हम काटेंगे इनको। 2 एकम 2, 2 से कट के 2 दूनी 4, 5 नहीं कट रहा है 2 से, तो ज्यों का तो हम नीचे लिख लेंगे 5 को। अब फिर देखेंगे इनमें से कौन सी संख्या कट रही है, 2 कट रही है। हम किसी भी संख्या को जब तक काटेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब हम इस 2 को काटेंगे। अब यहाँ पे फिर से 2 लिया हमने, तो यहाँ पे तो 1 है तो 1 का 1 लिख लिया जो के तो। अब फिर 2 एकम 2, 2 कट रही है लेकिन 5 नहीं कट रही, तो हमने 5 के 5 लिख लिए यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे 1 1 और 5 ये संख्याएं बची। अब ये संख्याएं कौन सी संख्या से कट रही हैं, 1 तो हो गया। ठीक है, जब तक 1 आता है तब तक ही हम काटते हैं संख्या को। अब बचा 5, तो 5 किससे कट रहा है, 5 से 5 से ही कटेगा, तो हमने ये 5 लिया, तो 1 का 1 लिख लिया, यहाँ भी 1 लिख लिया। अब 5 को जब काटा तो 5 एकम 5। ठीक है, हम संख्याओं को जब तक काटते हैं कि जब तक 1 नहीं आ जाए, तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया। अब देखते हैं जो भी ये संख्या यहाँ आती है उन सारी संख्याओं का गुणा करके हम लिख लेते हैं, और जो गुणा करने के बाद जो इन संख्याओं को गुणनफल आता है वही संख्याओं का लासा कहलाता है। जैसे यहाँ पे आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5। यहाँ पे आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। तो इनका जो लासा है वो कितना आया, 80। तो भाग विधि से हम ऐसे निकालते हैं लासा, और गुणनखंड विधि से जो संख्याएं होती हैं उनका हम गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद कॉमन निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध। तो यहाँ पे है एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एलसीएम तथा एचसीएफ के संबंध का, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के बेसिस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण लेके। हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कि दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 6400 है तथा उनका लासा ज्ञात कीजिए। अब इसमें मासा की वैल्यू दी गई है और प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, दोनों संख्या को गुणनफल दिया गया है और हमें लासा ज्ञात करना है। सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मासा बराबर 16 है, गुणनफल बराबर 6400। सो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, यहाँ जो फॉर्मूला है
फॉर्मूला है मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो मासा की वैल्यू हमने 16 लिख दी और लासा हमें निकालना है बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर है 6400। तो हम यहाँ पे अगर लासा निकालेंगे तो लासा बराबर 6400, ये संख्या यहाँ पे गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगी बटे 16। तो 16 को काटेंगे इससे, 16 चौका 64, तो यहाँ पे आया 400। तो इन संख्याओं का लासा बराबर कितना आया 400, तो इसकी वैल्यू हो गई 400। अगर वैसे ही और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें लासा की वैल्यू दे दी जाएगी तो कहीं मासा की वैल्यू पूछ ली जाएगी, और कहीं प्रथम संख्या की वैल्यू दे देंगे, लासा की वैल्यू मासा की वैल्यू, तो दूसरी संख्या की वैल्यू पूछ लेंगे। हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मासा गुणा लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या।